तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो बेसिकली हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे इसको लेकर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को लेकर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ईयर 2018 वाज अ वेरी वी कैन से लाइक द गोल्डन ईयर फॉर अस, जहाँ पे 120 एस्पायरेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। एंड ये हमारा 12 लेक्चर है एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का। और ही इज़ आवर मेंटर, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर जगताप प्रसाद जगताप। नाउ some fact about him. He is a passionate teacher, professional, soldier and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA psychology by qualification and pursuing MA security and defense law from Nalsar University of Law, and author of 3 best-selling books for CFUSC for MC Grahil publication. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CFF SC 2012 with All India rank 80, and he has served in CISF for 5 years as assistant commanding. He has previously worked as medical officer class 1 with the government of Maharashtra and assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. Now, I have a 5-year plus teaching experience both online and offline institution. I have pursued MBA from FMS DU, preparing UPSC CSC, and last year I appeared in UPSC CSC interview. Now, बेसिकली वर्ड आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू, इफ़ हमारे पास समय अगर बचता है तो हम लोग आज CBC के बारे में भी डिस्कस करेंगे, CBI के बारे में भी और लोकपाल के बारे में भी, है ना। और मैं आपको बता दूं, हालांकि ये जो पूरे एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा बुक है वो टोटल 40 लेक्चर्स के लिए है। 40 लेक्चर में काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, काफ़ी अच्छे से, जो न्यू कमर है उसके लिए भी। लेकिन ये हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने पहले बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्स है, कम से कम ये अच्छे से अच्छे प्रोडक्टिविटी आपको मिलनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है नीति आयोग, इस बारे में जानेंगे। लेकिन नीति आयोग पहले जान लीजिए, 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर एक नए निकाय की निकट भविष्य में स्थापना की घोषणा की, और इसी के अनुरूप 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग योजना आयोग का ही तरह भारत सरकार के कार्यकालिक, जैसे बोल सकते हैं कार्यकालिकीय संकल्प यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक सृजित निकाय है। इस प्रकार यह न तो संवैधानिक नहीं वैधानिक निकाय है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि यह गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है, और साथ ही एक गैर वैधानिक संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं निकाय भी है। तो नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है, जो निदेशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीति एवं कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करते हुए नीति आयोग केंद्र एवं राज्य को प्रासंगिक तकनीक सलाह भी देता है। और योजना आयोग युग की पहचान यह नीतियों का केंद्र से राज्य को एक तरफा प्रवाह, जो कि अब राज्य के वास्तविक एवं सतत भागीदारी से प्रतिस्थापित हो गया है। पूर्व के आदेश एवं नियंत्रण दृष्टिकोण में परिप्रेक्ष्यात्मक बदलाव के रूप में भी नीति आयोग अब विविध वैचारिक दृष्टिकोण को संघर्षवादी रुख नहीं अपनाकर सहयोगात्मक स्थिति में समायोजित करता है। संघवाद की भावना के अनुरूप नीति की अपनी नीतिगत सोच भी आधार से शीर्ष, न कि शीर्ष के आधार दृष्टिकोण के आधार से रूपायित होती है। तर्काधार योजनाएं को स्थान पर नीति आयोग की स्थापना का कारण स्पष्ट करते हुए भारत सरकार ने निम्नलिखित राय व्यक्त की। भारत सरकार पिछले 6 दशकों के अंदर एक परिचयात्मक बदलाव से गुजरा है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकीय, साथ ही जनसांख्यिकी रूप में। इसी बीच राष्ट्रीय विकास में सरकार की भूमिका भी समानांतर रूप में विकसित या परिवर्तित होती गई है। बदलते समय के साथ संगति बैठाते हुए भारत सरकार ने पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना भारत की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति बेहतर ढंग करने के उद्देश्य से की गई है। इसका जो गठन है, इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं विधायिकाएं जैसे दिल्ली, पुडुचेरी तथा अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषदों की अगर बात की जाए तो इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्य या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इनका संयोजकत्व हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री करते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल इसमें शामिल रहते हैं। इन परिषदों का सभापतित्व नीति आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं
कि विशिष्ट आमंत्रित है ना, स्पेशल इन्विटीज इनको बोलते हैं, उसमें विशेषज्ञ होते हैं, सुविज्ञ एवं अभ्यासी जिनके पास संबंधित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं योग्यता हो, तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा जिसे हम बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त निम्नलिखित द्वारा इसका गठन होता है, जिसमें उपाध्यक्ष यानी ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, और इनका पद कैबिनेट के मंत्री के समकक्ष होता है। सदस्य पूर्णकालिक ये राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं। अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 जो कि प्रमुख विश्वविद्यालय, शोध संगठनों अथवा अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से आते हैं, पदन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अंशकालिक सदस्यता चक्रानुमान पर आधारित होगी। पदन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित, यूँ हम बोल सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष होते हैं। सचिवालय जैसा आवश्यक समझा जाए। इसमें शोध शाखा होता है, यह अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं विद्वानों के समर्पित थिंक टैंक के रूप में आंतरिक परिक्षेत्रीय सुविज्ञता का विकास करती है। परामर्शिता शाखा होता है यहाँ पे, और टीम इंडिया शाखा भी है ना। इनका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य कुछ है जैसे कि राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर क्षेत्रों एवं रणनीतियों के प्रति साक्षात दृष्टिकोण का विकास है इनका है। और है जैसे कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना के सूत्रण के लिए प्रक्रियाओं का विकास और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों तक उत्तरोत्तर युक्त करते जाना। देखिए, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता नहीं है, सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरा हम बोल सकते हैं कि इसमें स्टैट्स है ही नहीं ज़्यादा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। कुछ और चीज़ें जो मुझे बतानी थी, मार्गदर्शक सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो उपरोक्त जो हम लोग उससे थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, उसमें उन कार्यों के संपादन के लिए नीति आयोग कुछ सिद्धांतों पर निर्देशित होता है। पहला, अंत्योदय यानी गरीबों, हाशियाकृत लोगों तथा अभिवंचितों की सेवा एवं उत्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार के अनुसार समावेशिता, सुरक्षित एवं हाशियाकृत वर्गों को सशक्त बनाना, पहचानना और पहचान आधारित हर प्रकार के भेदभाव, लिंग, क्षेत्र, धर्म, जाति अथवा वर्ग को समाप्त करना, ग्राम विकास प्रक्रिया से गांव को जोड़ना, हमारे नैतिक बोध, संस्कृति और ताकत और ऊर्जा को अर्जित करना, जनसंख्या लाभांश भी यहाँ से जुड़ा है, जन सहभागिता भी बोल सकते हैं, अभिशासन भी यहाँ पे है, धारणीयता है। तो कुछ चीज़ें यही हैं। आलोचना इसकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन CPIM के नेता सीताराम येचुरी ने नीति आयोग के स्थापना को अनीति और दुर्नीति कहा तो ये ध्यान दीजिएगा। और अधीनस्थ कार्यालय अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान नीति आयोग का अधीनस्थ कार्यालय है। ये पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च यानी IAMR के रूप में जाना जाता था। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च IAMAR की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 1962 में हुई थी। ये विचारों के क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता था और मानव पूंजी विकास पर नीतिगत शोध आयोजित करता था ताकि परिप्रेक्ष्यगत योजना तथा नीतिगत ऐक्य को प्रोत्साहित किया जा सके। इस संस्थान का हम बोल सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जैसे कि मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन की प्रकृति, विशेषताओं एवं उपयोग के बारे में शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं परामर्शिता के माध्यम से ज्ञान बढ़ाना है। 9 जून 2014 को IAMR का नाम बदलकर NILERD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ जो सबसे पहले इसको लेकर है, जैसे संस्थान 2002 में अपने नरेला स्थित परिसर में आ गया। नरेला एक विकासशील शहरी एवं सांस्कृतिक केंद्र है जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे पहले जो अर्स्टवाइल जो योजना कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो था 1950 मार्च में उसकी स्थापना हुई थी भारत सरकार द्वारा। 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप थी। इस बोर्ड के अध्यक्ष KC नियोगी और इस प्रकार योजना भी न तो संवैधानिक नहीं वैधानिक निकाय था। तो भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हम बोल सकते हैं कि नियोजन का शीर्षक था। आंतरिक अगर आप इसके, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कार्यवाही नियमावली आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स ने पूर्ववर्ती योजना आयोग यानी एर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन को निम्नलिखित मामलों के उपरोक्त अतिरिक्त मतलब रिकमेंडेशन सौंपे थे, हम लोग ये बोल सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग, समय समय पर अधोसूचित क्षेत्र विकास के विशेष कार्यक्रम, पर्सपेक्टिव प्लानिंग यानी परिप्रेक्ष्य नियोजन और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण,
नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी यानी NRAA के संबंधित मामलों से, जिसे हिंदी में आप राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण बोल सकते हैं। तो पहले नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर भी योजना आयोग का अधीन था, बाद में इसे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीन कर दिया गया। और ये ध्यान दीजिएगा। और आंतरिक इसका गठन जो है टेक्निकल डिवीजन है, तकनीकी प्रभाग तीन ही है अंग इसके। हाउसकीपिंग शाखाएं यानी हाउसकीपिंग ब्रांचेस, कार्यक्रम सलाहकार यानी प्रोग्राम एडवाइजर, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कार्यक्रम सलाहकार की बात करें तो कार्यक्रम सलाहकार के पद की योजना आयोग में 1952 में सृजित किए गए, ताकि योजना आयोग तथा भारतीय संघ के राज्यों के बीच वो कड़ी के रूप में कार्य कर सकें। और मैं आपको बता दूं, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना 1952 में योजना आयोग की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में हुई थी, जो कि अब नीति आयोग के अधीन है। हालांकि योजना आयोग आज के नीति आयोग के सामान्य निर्देशों के तहत ही कार्य करता है। इसका PEO का प्रमुख निदेशक चीफ होता है, जिसका सहयोग के लिए संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और अन्य कर्मचारी होते हैं। एक ARC होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, यानी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके अनुसार संविधान के अंतर्गत मंत्री, चाहे वो केंद्र के हो या राज्य के, अंतिम कार्यपालिका अधिकारी हैं। अनफॉर्चुनेटली योजना आयोग कुछ अंशों में पैरेलल कैबिनेट यानी हम समानांतर मंत्रिमंडल, बल्कि कभी कभी सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जा रहा है। DR गडगिल भी इसमें इनका रोल है। जैसे कि योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने भी योजना आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि अपने कार्यों में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि विफलता की जड़ उस प्रक्रिया में है जिसमें योजना आयोग की, जो कि मूलतः एक सलाहकार संस्था है, ने सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया से स्वयं को युक्त कर लिया है, उन मामलों में जो विकास से जुड़े नहीं हैं। इस कुदेशन को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के योजना आयोग के सदस्य होने के कारण भी बल मिला है, जिसके कारण योजना आयोग और इसके निर्णयों को एक अस्वाभाविक प्रतिष्ठा और महत्व प्राप्त हो गया है। अशोक चंदा की भी बात आती है बीच बीच में। जैसे अशोक चंदा, जो कि एक प्रमुख प्रशासनिक विश्लेषक है, उनका कहना है कि भाई आयोग की अपरिभाषित पद स्थिति और इसके विचारार्थ विषय का बृहद क्षेत्र के कारण आर्थिक कैबिनेट के रूप में इसका विकास होता गया, न केवल संघ बल्कि राज्यों के लिए भी। के सांथानाम का भी रोल आया। तो के सांथानामीन संविधान वेता ने कहा कि योजना ने संघ के का स्थान ले लिया है। हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य करता है। PV राजमनार की भी बात कही गई कि चतुर्थ यानी फोर्थ फाइनेंस कमीशन यानी चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष राजमनार ने संघीय राजकोषीय यानी फिजिकल बोल सकते हैं कि अंतरणों में योजना आयोग और वित्त आयोग के परस्पर व्यापी प्रकारों एवं उत्तरदायित्वों का उजागर किया। PP अग्रवाल का भी कहना है कि भाई इसके अनुसार योजना आयोग सरकार का एक सलाहकारी और परामर्शदाता निकाय है। यह सार्वजनिक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से, है ना, प्रभाव डालने लगा है उन मामलों में भी जो विकास से संबंधित नहीं है, और इसकी सलाहकार की भूमिका समूचे प्रशासन तक विस्तारित है। तो 1 जनवरी 2016 के समाचार मिला कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद को भंग करने या समाप्त करने तथा इसकी शक्तियों का नीति आयोग को शासी परिषद को आंतरिक करने का निर्णय लिया है ना। देखिए ये भी ध्यान देना कि लेकिन अगस्त 2016 तक इस आशय का कोई संकल्प पारित नहीं हुआ है। NDC का स्थापना अगस्त 1952 में भारत सरकार के द्वारा हुई थी, ध्यान दीजिएगा। यह कार्यपालिका संकल्प द्वारा की गई थी, जिसके अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट आउटलाइन में की गई थी। पूर्ववर्ती योजनाओं की तरह न तो यह संवैधानिक निकाय और न ही वैधानिक निकाय था। NDC की अगर बात करें तो इसमें NDC का गठन कुछ लोगों को मिलाकर होता था, जैसे भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष या प्रमुख होते थे। समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री 1967 से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और प्रशासक योजना आयोग के यानी नीति आयोग के सदस्य, और योजना आयोग यानी नीति आयोग के सचिव ही NDC के सचिव के रूप में कार्य करते थे। इसे प्रशासनिक एवं अन्य सहायता योजना नीति आयोग द्वारा प्रदान की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आलोचनात्मक हमें मूल्यों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगला हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके बारे में जानेंगे थोड़ा, क्योंकि इम्पोर्टेंट। वहीं अगर आप कुछ अगले बिंदु पे अगर बात करें, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यानी 1993। 2006 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया था। यह आयोग देश में मानवाधिकारी की प्रहरी है, अर्थात संविधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाला जीवन, स्वतंत्रता, क्षमता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित आकार है। आप इसे बोल सकते हैं कि आयोग एक बहुत सदस्यीय संस्था है, मल्टी मेंबर जिसे आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष जो है
भारत का कोई सेवानिवृत्त यानी इसको रिटायर्ड हो चुका है, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय का कार्यरत, या हम बोल सकते हैं कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 2 अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिए। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदन्न सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो का होता है। और अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित स्थिति में हटा सकता है, जैसे वो बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गया हो, अपने कार्यकाल के दौरान कहीं और काम कर रहे हो रोजगार को लेकर, उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, या सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा करे, या न्यायालय किसी अपराध या दोषी में उनको पाया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अथवा अध्यक्ष और किसी भी सदस्य को उसके दुराचरण के कारण पद से हटा सकता है। हालांकि इस स्थिति में राष्ट्रपति इस विषय को उच्चतम न्यायालय के लिए जांच को सौंपेगा, और अगर उच्चतम न्यायालय को लगा कि भाई ऐसा बात है तो राष्ट्रपति को सलाह देगा और वो राष्ट्रपति हटा देंगे उनको। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आयोग के कार्य आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए आयोग की भूमिका क्या है। देखिए आयोग कार्य वस्तुतः सिफारिश से सलाहकार होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, नहीं आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता जैसे आर्थिक सहायता दे सकता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मतलब वो सारी चीज़ जो मानव से संबंधित हो, ये चीज़ का ध्यान देंगे। और बाकी चीज़ें बहुत हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, वही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 में लगा था, तो संसद ने मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 पारित किया है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो प्रमुख संशोधन किए गए वो निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं, है ना। जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या घटाकर 5 से 3 की गई। मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता शर्तों में परिवर्तित किया गया। मानवाधिकार आयोग के साथ उपलब्ध अनुसंधान मशीनरी को मजबूत बनाना। आयोग को जांच के दौरान भी क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने का अधिकार देकर सशक्त बनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकार को सूचित किए बिना बंदी गृह में जाने का अधिकार दिया गया। गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखीकरण करने की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की गई। यह स्पष्ट करना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष इन दोनों आयोगों के सदस्यों से भिन्न स्थिति रखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस योग्य बनाने के वह अपने पास आई शिकायतों को संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं केंद्रीय सरकार को भविष्य के किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र तथा परंपराओं के अधिसूचित करने के योग्य बनाना जिन पर कि अधिनियम लागू होता हो। तो राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी किया, और इसके बाद मानवाधिकार विधेयक 1993 संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने इसे इसकी स्वीकृति मिल गई। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 से पूर्वभावी हुआ, है ना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप इतनी जल्दी कैसे पढ़ाते हैं, आपको याद है क्या। देखिए मैं आपको बोलूँगा कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसमें मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ है। आज इसको मैं 4-5 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अच्छे से। मेरी इसमें हर एक पॉइंट क्लियर है, मुझे मालूम है कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, तो इसलिए इतनी तेज़ी से मैं पढ़ा लेता हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की अगर आप बात करें तो चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही आपको मिलेगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल केंद्र में अपितु राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। अब तक देश के 23 राज्यों ने आधिकारिक राज्यपत्र अधिसूचना के माध्यम से मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान के राज्य सूची 2 एवं समवर्ती सूची के सूची 3 अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है, तब राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जाँच नहीं कर सकता है। आयोग की संरचना की अगर बात की जाए तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बहुत सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं।
इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त कार्यरत न्यायाधीश होता है। राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकार के बारे में विशेष एक्सपीरियंस और नॉलेज हो, वह भी इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं। इस समिति में प्रमुख के रूप में राज्य का मुख्यमंत्री होता है और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता अन्य सदस्य के रूप में होते हैं। जब राज्य में विधान परिषद भी होती है तो विधान परिषद का अध्यक्ष एवं विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी समिति के सदस्य होते हैं। और इसके अलावा एक सदस्य के रूप में हम यूँ बोल सकते हैं कि राज्य उच्च न्यायालय है ना के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही राज्य उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश के राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति किया जाता है। और आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो उस तक होता है। आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य न तो केंद्र सरकार न ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, न कि राज्यपाल। राष्ट्रपति इन्हें उसी आधार एवं उसी तरह से पद से हटा सकते हैं जिस प्रकार वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य को हटाते हैं। इस प्रकार वे अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य को निम्न परिस्थितियों में पद से हटा सकते हैं, या वो दिवालिया हो गया, वही चीज़ जो मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मेंबर्स को लेकर बोली थी, उस कारण से हटा सकते हैं इसमें। ठीक है, आयोग के कार्य क्या आपको मालूम है। लेकिन देखिए, मानवाधिकार न्यायालय जो है ना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में प्रावधान है कि भाई मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले की तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इस प्रकार या किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है। प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति करती है और किसी ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक बना सकती है जिसे कम से कम 7 वर्षों की वकालत के अनुभव हो। ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो राज्यों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वहाँ पे जैसे असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, उत्तराखंड और हरियाणा में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और यदि किसी सदस्य की उम्र 70 वर्ष न हुई हो तो वो 5 वर्ष के अगले कार्यकाल के लिए पुनः सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना है ना और के माध्यम से की गई थी। और इस प्रकार ये संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। ये केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। तो इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एवं कैबिनेट मंत्री हम बोल सकते हैं कि होता है। और इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त का अनुभव होना चाहिए और उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार और प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा वह कोई लाभ का व्यापार उद्यम भी न करते हों। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें की बात की जाए तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को कुछ कारणों से पद से हटा सकता है। वही जो मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाला बोला था, वही चीज़ है। और इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के सिद्ध कदाचार के आधार पर भी पद से हटा सकता है। हालांकि इन मामलों में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को भेजेगा, फिर आपको मालूम है कि इसके बाद क्या प्रक्रिया है। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता वही होता है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है। उनका सेवा काल में उनके वेतन भत्ते में अन्य सेवा शर्तों में कोई लाभकारी परिवर्तित हम बोल सकते हैं कि नहीं किया जा सकता है। शक्तियाँ एवं कार्य वही है कि देखिए, आयोग का दायित्व है कि वो
किसी व्यक्ति से प्राप्त कुछ जानकारियों शिकायतें का निराकरण करे। जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे जन सूचना अधिकारी की नीति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा, उसे चाहिए गई जानकारी देने से मना कर दिया, वो ये सारी चीज़ एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। और यही है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले कुछ चीज़ों का मालूम होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय आयोग केंद्रीय निकाय जो है संबंधित जो हम बोल सकते हैं कि मंत्रालय जो है केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग वित्त मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय, अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय, क्षेत्रीय परिषदें गृह मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कार्मिक मंत्रालय, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी गृह मंत्रालय, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उत्तर पूर्व परिषद के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए कार्मिक मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये सारी चीज़ें थी। देखिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आयोग लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकता है। यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। और जब सूचना एक मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य करने हेतु योग्यताधारी होता है, तो वह 5 वर्ष से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में वही चीज़ें हैं जो उसमें मैंने बताया। लेकिन सूचना अधिकार इसमें कुछ अलग है। जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। तदनुसार सभी राज्यों ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना। और वही होता है, इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह राष्ट्रपति ने किया था। यहाँ पे जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जो रोल था CIS में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, CIC में, वही चीज़ यहाँ होगा स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का, आपको मालूम भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हटाया जा सकता है। वही चीज़ जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाला का है। काम क्या होगा आपको मालूम, इंफॉर्मेशन कमीशन ये RTI वाले होते हैं ना। जैसे आपको तो ये हो सकता है कि यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामलों की जांच का आदेश दे सकता है। जांच करते समय एक चीज़ और है कि आयोग की वह शक्ति प्राप्त है को लोक प्राधिकारियों से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करे। इसमें सम्मिलित है किसी विशेष रूप से सूचना तक पहुँच जहाँ कोई भी जन सूचना प्राधिकारी नहीं हो वहाँ ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश देना। तो CIS SIS का बेसिकली SIC का ये बेसिकली काम होता है, कुछ अलग नहीं होता है। CBC के मैं बात करूँगा, चूँकि मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, लेकिन CBC के बारे में बताता हूँ। देखिए, पहले समझिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। अब भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संस्था नाम समिति, जो 1962-64 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक संवैधानिक संस्था न ही संवैधानिक, ठीक है। तो सितंबर 2003 में एक चीज़ बात हुई कि संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था। 2004 में फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले की सुरक्षा प्रस्ताव ने पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिजोल्यूशन PIDPI के तहत सूचना देने वाले विसल ब्लोअर से भ्रष्टाचार एवं कार्यालय के दुरुपयोग के आरोप की किसी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने हेतु अभिकरण बनाया गया। और उस प्रस्ताव को विसल ब्लोअर, है ना, विसल ब्लोअर के नाम से बेहतर जाना जाता है। और आयोग को साथ ही ऐसा सशक्त एजेंसी बनाया गया है कि वह जानबूझकर दुर्भावना प्रेरित शिकायतों को स्वयं निपटा दे। CBC शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में परिकल्पित है, जो किसी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त होगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत समस्त सतर्कता गतिविधियों का निश्रवण जो है करेगा तथा केंद्र सरकार के संगठनों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों को सलाह देगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष व दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होता है।
समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य लोकसभा विपक्ष के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक जो भी आप पहले हो तक होता है। अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति इनको पद से हटा भी सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है, कुछ मामले वही दिवालिया वाला मैंने बताया था ना, जो चीज़ वहाँ पे है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चीफ जो कमिश्नर थे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो कमिश्नर थे, उनको कैसे हटाया जाता है, CI सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा, वैसी वही चीज़ इसमें है ना। लेकिन कुछ चीज़ें आपको जानना है, जैसे संगठन के, यानी CVC का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा यानी CTE तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों CDI की एक शाखा होगी। सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण, अवर सचिवगण तथा कार्यालय कर्मचारी होंगे। और मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन CVC की तकनीकी शाखा है, जिसमें मुख्य अभियंता जिनका पद नाम मुख्य तकनीकी परीक्षण होता है तथा सहायक इंजीनियर स्टाफ होते हैं। इस संगठन को कुछ कार्य दिए जाते हैं, जैसे कि सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों को सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण, निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों को विशिष्ट मामलों का अनुसंधान, CBI को उसके ऐसे अनुसंधानों में मदद करना जो तकनीकी मामलों से संबंधित हो, दिल्ली स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन में से संबंधित CVC तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी को तकनीकी मामलों में जुड़े सतर्कता विषयों पर सलाह या सहायता प्रदान करना। वहीं एक CDI होता है। CDI यानी कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, जो कि जांच अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि भाई केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया हो। निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारी के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है ना, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, के तहत किसी आरोप का अपराध का आरोप हो, जैसे कि पहला कि भारत सरकार के ग्रुप A के कर्मचारियों का अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी, केंद्र सरकार के प्राधिकरणों और हम बोल सकते हैं कि के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी। तो करप्शन प्रिवेंशन जिसे बोल सकते हैं एक्ट 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना CBI के कामकाज का देखरेख करना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना CBI के निर्देश करना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराध के विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना, केंद्र सरकार व इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना, ये सारी चीज़ें हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम यानी 2002 जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत संदेहास्पद कार्यों के या लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है। 2013 के लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट ने केंद्रीय निगरानी आयोग एक्ट 2003 में तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन हम बोल सकते हैं कि कर दिया तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य में निम्नलिखित बदलाव भी किए थे। उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्य क्षेत्र इनका क्या है, देखिए पहले तो समझिए कि भाई एक ग्रुप ए के ऑफिसर को टारगेट करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबी के ग्रेड डी और इसके ऊपर के अधिकारी को, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जो कि 5 स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी होते हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी प्रधानानुसूची क, ख और E7 के ऊपर के अन्य अधिकारी, साधारण बीमा कंपनी का प्रबंधक उनसे ऊपर स्तर के अधिकारी, जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी, वे अधिकारी जिनका 8700 प्रतिमाह वेतन संशोधन पूर्व पाने वाला केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता दर से ऊपर के भी अधिकारी उनके ऊपर भी चलता है। ये सारी चीज़ें थी। और एक है विसल ब्लोअर एक्ट 2011। तो 26 अगस्त 2010 को सरकार ने लोकसभा में पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एवं प्रोटेक्शन टू पर्सन्स मेकिंग्स द डिस्क्लोजर विधेयक जिसे हम बोल सकते हैं बिल 2010 पेश किया और इसमें एकाविध को रूप दिया गया था, जिसमें किसी भ्रष्टाचार आरोप को उजागर करने या किसी सरकारी कर्मी द्वारा अपने विशेषाधिकार का जानबूझकर दुरुपयोग करने जैसे उजागर किए गए आरोपों को जांच करना या करवाना, शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान इस अधिनियम में भी दिया गया था। तो विधेयक संसद की स्थायी समिति से संबंधित विभागों का अध्ययन करने के लिए दिया गया है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
विसल ब्लोअर जो ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल जो है 2011 विचार के लिए राज्यसभा में जो है 2012 14/8/2012 को मानसून सत्र में पेश किया गया था। वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक डिस्कस में भी रहा, लेकिन बाद में वो पारित हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं सीबीआई है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूं तो 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय का स्थानांतरित कर दिया गया। और आप यूँ बोल सकते हैं कि भाई उसकी स्थिति वहाँ एक संबंध कार्यालय के रूप में रही। और बाद में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो कि निगरानी के मामले में देखता था, उसका सीबीआई में विलय कर दिया गया। तो सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संस्थानम आयोग 1962-64 ने की थी। 1962 में हुआ था ना, बाद में रिपोर्ट 1964 में इन्होंने जमा की थी के संस्थानम ने। तो सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इससे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। और सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार के रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी सहायता करती है। सीबीआई का भाई मोटो यही है कि जो आइडियल सेंटेंस है कि मोटो मिशन विजन है ना। यही सारी चीज़ें। सीबीआई का संगठन जो है 2016 में किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है, इनकी ब्रांचेज हैं। आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। सीबीआई का गठन, निदेशक सीबीआई का प्रमुख होता है। उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कार्मिकों के अन्य रैंक के होते हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कार्मिक होते हैं और लगभग 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक तथा 250 अधिक विधि अधिकारी कार्य करते हैं। हालांकि सीबीआई निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, जबकि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम सीबीसी एक्ट 2003 पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं। इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्ष की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली है। वहीं लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधित कुछ बदलाव किए। जैसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, उसके अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करता है। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन के एक निदेश मंडल होना चाहिए, जिसका शीर्ष पर एक निदेशक होगा। ये निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी में कार्य करेगा। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगा। उसे 2 वर्ष तक कार्यालय में रहना चाहिए। केंद्र सरकार के केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक उसके ऊपर के रैंक नियुक्त करने चाहिए। यह नियुक्ति का वो समिति करती है, यह नियुक्ति। तो बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति जो है संबंधी समिति के गठन में दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, हम बोल सकते हैं कि दिल्ली पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2014 में ने एक परिवर्तन किया है। यह एक्ट कहता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्य नेता न हो, वहां लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी उसका नेता का समिति का सदस्य होगा। सीबीआई का काम क्या आपको मालूम है ना। इसको सीबीआई में भारत के इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है, ये ध्यान देना है। सीबीआई अकादमी की मैं बात करूं, अच्छा एक चीज़ और है, सीबीआई बनाम राज्य पुलिस उतना आपको डेप्थ में नहीं पूछेगा, लेकिन सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसने 1996 से कार्यारंभ किया। इसके पूर्व सीबीआई प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं। और सीबीआई अकादमी दृष्टि लक्ष्य यानी विजन है कि भाई अपराध अनुसंधान अभियोग दायर करने तथा सतर्कता कार्य का प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करना। इसका लक्ष्य है कि सीबीआई के मानव संसाधन का प्रशिक्षण, साथ ही राज्य पुलिस तथा सतर्कता संगठनों के भी पेशेवर, उद्यमी, निष्पक्ष और निर्भीक तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाने के लिए प्रशिक्षण देना है। अकादमी प्रशिक्षण गतिविधियों का केंद्र है और यहाँ उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान की जाती है और
प्रशिक्षुओं के नामांकन को नियमित किया जाता है। साथ ही वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर का भी निर्माण किया जाता है। तो गाजियाबाद की सीबीआई एकेडमी के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत हैं। पहला तो लघु अवधि का सेवाकालीन यानी इन सर्विस पाठ्यक्रम सीबीआई अधिकारियों, राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा केंद्रीय लोकोद्यमों के लिए। लंबी अवधि का मूल पाठ्यक्रम सीधे नियुक्ति डीएसपी, उप निरीक्षक या सीबीआई सिपाहियों के लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लोकायुक्त को लेकर। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।